हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने नीति आयोग को देख लिया था, जो कि काफ़ी डिटेल में चैप्टर यहाँ पर गिवन था। जितना डिटेल में गिवन था उतना उसका लर्निंग कंपोनेंट नहीं है। ये मैंने आपको उस चैप्टर के एंड में लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था। नीति आयोग में जैसा कि मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ, आप ना नितिन सिंघानिया को अपना सोर्स बनाओ, बेस बनाओ। सबसे पहले तो आप वहाँ से प्लानिंग कमीशन कंप्लीट करो, 12 5 ईयर प्लान को देखो अच्छे से। उसके बाद आप 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की कहानी लक्ष्मीकांत से देखना शुरू करो। नीति आयोग के मेंबर्स को जानो, नीति आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन, मतलब उसके पूरी की पूरी बॉडी को जानो। उसके बाद उसके जो डिसीजंस जो होते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव विंग्स कौन से होते हैं, उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद क्या करो, एंड में जाकर, मतलब साल के एंड में जाकर, जो PT 365 है आपके करंट अफेयर है, तो नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि वैसे तो ये नितिन सिंघानिया में भी गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट रिपोर्ट में नीति आयोग ने क्या हाईलाइट कर रखा है, क्या ट्रेंड है, कौन सी स्टेट का क्या रैंक है। एक आप उसको करो। तो यानी कि इस चैप्टर को अगर प्रिपेयर अगर आपको करना है तो ये चैप्टर काइंड ऑफ 33% के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब 33%, 33% और ये 33% काइंड ऑफ, मतलब मान लो आप 100% है ये। वो ऐसे कि आप नितिन सिंघानिया से पहले इसका प्लानिंग कमीशन और 12 5 ईयर प्लान बिल्कुल कंटेस्ट करके याद करो। उसके बाद नीति आयोग के मेंबर्स, इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव विंग्स हैं, और जो भी एसोसिएटेड अटैच जो ऑफिस हैं, आप उसको कवर करो अपने लक्ष्मीकांत की बुक से। और 33% आप इसका याद करना पड़ेगा आपको करंट अफेयर, अगेन जो कि डिराइव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। लेटेस्ट ट्रेंड क्या, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या, स्टेट्स की रैंकिंग क्या, नीति आयोग ने कौन सा इंडेक्स निकाला, कौन सा कॉम्पोजिट इंडेक्स में क्या बात करी, ये सारी बातें आपको एंड में, मतलब पेपर में बैठने से पहले इस करंट अफेयर से पता होनी चाहिए। तो जाके आपका चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर होता है। अगर आप ये नीति आयोग के साथ ये सिर्फ करंट अफेयर भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपका चैप्टर जो है वो 33 to 35% छूटा रहेगा, अगर जब तक आप 12 5 ईयर प्लान को कंटेस्ट करके नहीं देखोगे। क्योंकि आप उन 5 ईयर प्लान को देखकर ये समझ पाओगे कि वहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एंगल है वो मिसिंग है। सारे के सारे प्लान आपने देखा वो सेंटर से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, स्टेट तक जा रहे हैं, और स्टेट से होते होते फिर वो विलेज लेवल तक जा रहे हैं। नीति आयोग में अप्रोच क्या है, वो विलेजेस को भी साथ लिया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो काइंड ऑफ विलेज से होकर वो राज्यों तक जा रहे हैं, राज्य से होकर फिर वो सेंट्रल लेवल तक जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी बॉटम टॉप डाउन अप्रोच, और नीति आयोग की अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बस यही जो मैंने आपको बातें बताई ना अभी ये 2 मिनट में, इतना ही देखना है आपको इस चैप्टर को। इसलिए उस चैप्टर में आप भी बोर हो रहे थे, मैं भी बोर हो रहा था, क्योंकि उसमें बकवास ही लिखी हुई है। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत से उसको कर रहे हो तो कोई काम का नहीं हो चैप्टर। यहाँ से आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना नीति आयोग के, और उसको जाकर फिर अपनी नितिन सिंघानिया में अटैच कर देना उन्हें, A4 शीट्स को। तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको फाड़ के निकाल देना लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कंटेक्स में दो चैप्टर्स की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC और SHRC। इन दोनों चैप्टर्स को दोस्तों हम लोग साथ मिलाकर पढ़ेंगे, साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर NHRC, और यहाँ हम खोल लेते हैं SHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उनमें से सबसे सर्वोच्च, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानी जाती है वो मानी जाती है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसा कि श्रेया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में एक लास्ट पॉइंट आता है ना। बताओ ज़रा लास्ट पॉइंट क्या है, इंडिया विल कंट्रीब्यूट वाला, जल्दी बताओ।
वर्ल्ड वर्ल्ड पीस, 2 वर्ड आपने मुझे बोले ना, अब देखो खुद से। एक आपने क्या बोला, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और दूसरा आपने मुझे बताया यहीं से ये चीज़ डिराइव होती है NHRC वाली, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। और अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो वाला पॉइंट आपको याद है। तो इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, ये राइट, यही लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड दूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1946 में, यही डेट यही ईयर है ना, 1946 ही है ना श्रेया? हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इट वॉज द ओनली डॉक्यूमेंट दैट वॉज यूनानिमसली पास बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो उनका एक सपना था कि मैं आज़ाद भारत के अंदर जब संविधान लिखवाऊंगा तो ये चीज़ें पक्का इनकॉर्पोरेट होंगी, ये हमारे देश की आइडेंटिटी बनेगी, ये हमारे संविधान की आइडेंटिटी होगी, राइट। अब क्या है, आगे चलकर जैसा कि आप जानते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें किस एक तरीके से देखने को मिलता है संविधान में, क्या है वो, प्रीएम्बल, राइट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कई हुई बातें हमारे प्रीएम्बल का पार्ट बनती हैं, आगे जाकर के नहीं, बिल्कुल बनती हैं। अब जैसे इसी पॉइंट को अगर हम लोग देख लें, इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में संविधान जब रेडी नहीं भी हुआ था उससे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने ये साफ कर दिया था कि हम इन 2 चीज़ों के लिए काम करेंगे। अब ये जो 2 चीज़ें, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, इसमें आपको नहीं लगता कि घुमा फिराकर बात एक ही चीज़ की हो रही है कि बात चाहे लेफ्ट एंगल से कर लो चाहे राइट एंगल से कर लो, इंसान की बात हो रही है। मैनकाइंड तो इंसान है ही, लेकिन शांति व्यवस्था जो दुनिया में बनाए रखनी है वो किसके लिए बनाए रखनी है, क्या प्रोटेक्ट करना है हमें, कोई बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, किसी पेड़ को प्रोटेक्ट करना है, किसी रोड को प्रोटेक्ट करना है, किसी एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्या किसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि वर्ल्ड पीस में, दुनिया में जो पीस आएगा, वो शांति व्यवस्था जो बनाई जाएगी, वो शांति व्यवस्था क्या, किसको शांत करके, ऐसे एलिमेंट्स को शांत करके जो कि दूसरे इंसानों के जान की कीमत की कदर नहीं करते, राइट। इसलिए हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है शैनी? इंडिया क्या कहता है, इंडिया विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी ओनली फॉर डैश पर्पसेस, क्या डैश, पीसफुल पर्पसेस, हाँ वही ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेगा कभी भी। उसमें एक पॉलिसी भी है, डैश नो यूज पॉलिसी। श्रेया कंप्लीट करो इस लाइन को। हाँ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब ये सब जो चीजें हैं हम ये क्यों अपनाते हैं, इवन आप उसकी बात कर लो, चलो सारी बातों को छोड़ो, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। डीकोलाइजेशन स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में नैम, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था नैम का, उसने ये क्यों बोला कि वी विल नॉट, कुछ पूछो शैनी। हाँ, इंडिया नैम का फाउंडिंग मेंबर था। अब उस कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सारे के सारे नेशन त्रस्त थे ना कि हम ऑलरेडी किसी ना किसी कंट्री की कॉलोनी बन चुके हैं, तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे, दैट वी विल नॉट टू द लाइन ऑफ वन सुपर पावर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर सुपर पावर। और उस टाइम पर ये जो सुपर पावर है किसकी बात हो रही है, यूएसए एंड यूएसएसआर। जब ये सारे के सारे देश आजाद हुए तो जिन कंट्री से इनको गुलाम बना रखा था वो तो दरकिनार हो गए, वो तो साइड हो गए। कंटेम्प्रेरी रियलिटी उस टाइम की दुनिया की क्या चल रही थी, दुनिया बायपोलर वर्ल्ड का पार्ट थी। बायपोलर मतलब इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पावर कैंप्स, वन लेड बाय यूएसए जिसने तीन
एक ग्रुप्स बना रखे थे, नेटो, सीएटो एंड सेंटो। यूएसएसआर का ग्रुप का नाम क्या था? वॉर्सो पैक्ट। इंडिया और बाकी सारे अफ्रीकन नेशंस, एशियन नेशंस, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। नाम क्या था उस कॉन्फ्रेंस का? ये मैंने लिखा हुआ है, बंधन कॉन्फ्रेंस। एक मिनट रुकना, पेन क्यों नहीं चल रहा है? जस्ट अ मिनट। सुना है इसका नाम मेरे लेक्चर में कभी? बंधन कॉन्फ्रेंस। इसमें सारे के सारे नैम लीडर्स ने ये डिसाइड करा था, स्पेशली फाउंडिंग फादर्स ने, कि हम जो है किसी भी कोल्ड वॉर ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। नीदर वी विल ज्वाइन द कैंप लेड बाय यूएसए इन टर्म्स ऑफ नेटो, सीएटो, सेंटो, नॉर वी आर विलिंग टू कोऑपरेट विद कैंप ऑफ यूएसएसआर नोन एज वॉर्सो पैक्ट ऑफ 1955। क्योंकि जब भी पावर स्ट्रगल का अगर हम पार्ट बनेंगे तो हमें अपनी कंट्री का बेस सपोर्ट देना पड़ेगा उन सुपर पावर्स को, आर्म्स या एम्यूनिशंस इंस्टॉल करने के लिए, जिसकी वजह से किसी ना किसी इंसानी जीवन की जान जाएगी, उसको खतरा होगा, राइट? ये सारी बातें किस चीज की तरफ इशारा करती हैं? ह्यूमन राइट्स। लेकिन ये चीज तो ऐसी हो गई ना श्रेया, कि हम बाहर से पोर्ट्रे कर रहे हैं ये चीज को। जैसे अगर हम घर से बाहर निकले तो हमने एक ऐसी छवि बनाई हुई है, ऐसी आइडेंटिटी बनाई हुई है कि दुनिया वाले हमारी बहुत तारीफ करते हैं, हमारे घर वालों की बहुत तारीफ करते हैं, हमारे माँ बाप की तारीफ होती है। पर्सनली कभी कभार पर्सन उतना एथिकल होता नहीं है जितना वो दिखाता है दुनिया में बाहर। मैं कहना ये चाह रहा हूं, दुनिया जो है, इंडिया जो है, वो दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े बड़े दावे करता है और उसके लिए दिखाता भी है कि यस, हमने बहुत पर्याप्त मात्रा के अंदर इसके लिए प्रयास कर रखे हैं, राइट? जैसा कि इतने सारे मैंने आपको पॉइंट्स दिए। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, संविधान बनाने ही पहले ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन की बात। इंडिया अपनी फोर्सेस को भी भेजता है कि देखो, हम दुनिया में शांति व्यवस्था चाहते हैं और कैसे भी करके आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने देंगे, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जो कि अपने नागरिकों को मार रही हो, हम वो चीज होने नहीं देंगे। तो इंडिया जो है अपनी पर्सनल फोर्सेस जो भेजता है यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेशन में, उसको क्या कहा जाता है? इंडिया की तरफ से जो फोर्सेस जाती हैं, IPKF, है ना, जो की जाती है यूनाइटेड नेशंस में। तो इसका नाम क्या जाता है? यूनाइटेड नेशंस में यूएन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, यही है ना? हाँ, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग, हाँ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस अलग अलग जगह पर काम करती हैं, राइट? अभी हम यहां बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, IPKF के ऑफिसर्स कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में तैनात होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, हम लोग देश के बाहर तो अपनी आइडेंटिटी को इन टर्म्स ऑफ दैट वी रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा प्रमोट कर लेते हैं। हमारा नाम भी काफी ज्यादा अच्छा है इस चीज के ऊपर, और हमने ऐसी छवि बनाई हुई है कि यस, हम काम भी करके देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है और लोगों को एक प्रॉपर मशीनरी पता नहीं होती है कि हमें कहां जानी है, किसके पास कहां जाना है, किसके पास कंप्लेंट करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, और ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल रियलाइज हो भी रहा है देश के अंदर कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज की तरफ, इस चीज को देखते हुए, और क्योंकि यूएन का जो चार्टर है, यूएन का चार्टर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन है,
लेकिन यूएन के जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन की जो बात करी जाती है वो यूएन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के चलते यूएन के साथ 2 एफिलिएटेड ऑर्गन्स काम करते हैं। क्या मुझे कोई नाम बता सकता है उनका? 2 एफिलिएटेड ऑर्गन्स काम करते हैं जो कि एक काइंड ऑफ एनजीओ का दर्जा रखते हैं, यूएन के साथ काम करते हैं। यूएन उनकी रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाय करता है। नाम सुना है इनका? ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल। नहीं सुना कभी नाम? है ना? ये देखो, ये यहां पर दे रखा है। लेट मी शेयर। कोल्ड वॉर वाली जो प्लेलिस्ट शेयर करी है ना मैंने श्रेया, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। मतलब आगे चलकर जब आप यूएन वगैरह के चैप्टर नंबर 6 पर आओगे उसमें मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था, इन्होंने चैप्टर्स हटा दिए। 9 चैप्टर्स होते हैं टोटल इस बुक में। डोंट वरी, जो मैंने पढ़ा रखा है उसके अंदर आपको 9 चैप्टर्स मिलेंगे। ये देखो, दिख रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है that campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for all the human rights. अब जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा था ना, जिसकी वजह से हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन होगा कि हम बाहर से बातें तो कर लेते हैं, कोई भी कंट्री, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट्स की बातें तो कर लेती है, लेकिन वो चीज रेटिफिकेशन की फॉर्म में भी दिखनी चाहिए। याद है पीएमएफआईएस में अक्सर मैं एक बात करता था श्रेया कि इंडिया बड़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन तो कराता है लेकिन रेटिफाई नहीं करता। और तब डिफरेंस मैंने क्लियर करा था, सिग्नेचर देने में क्या है, ये तो मैंने अच्छी छवि प्रेजेंट कर दी अपनी इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर। रेटिफिकेशन का मतलब ये है मैं एक कमिटमेंट वहां पर देकर आ रहा हूं कि यस, जिस चीज को मैं यहां साइन करने आया हूं, जिस टॉपिक को मैं यहां साइन करने आया हूं, मैं कोशिश करूंगा, मेरी सरकार कोशिश करेगी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसके ऊपर एक पॉलिसी, एक्ट, इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूशन अपने देश में स्टैब्लिश करें। राइट? वो चीज हमें हमारे देश के नेशनल लॉज में भी देखने को मिलेगी। ओके, ये होता है रेटिफाई करना। और जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको लिख लो। इसी की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बनते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूएन का डॉक्यूमेंट है। और शनि, आप जानते हो ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये नहीं होता, मतलब ये हाईलाइट नहीं होता, तो रेटिफिकेशन की फॉर्म में हम एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कभी नहीं बनाते, है ना? हम लॉज बनाते, पॉलिसीज बनाते, एक्ट्स बना लेते, है ना, लेकिन प्रॉपर एक सेटअप नहीं बनाते इसका। तो ये क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के चलते श्रेया दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, बिकॉज ये फ्लो होता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। और इसके बारे में अभी इतना ही जान लो, गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में जीएस पेपर 2 में दोबारा हम इसकी तरफ आएंगे, और जीएस पेपर 2 में मतलब आईआर के कंटेक्स्ट में, और गवर्नेंस में भी इसको देखेंगे। गवर्नेंस हो जाएगा थोड़ा सा नेशनल लेवल पर, आईआर में हम इसको देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, और पीएसआईआर में डेडिकेटेडली बात करेंगे। हमारा एक टॉपिक होता है सिलेबस में पीएसआईआर का, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का बैकग्राउंड हम जानेंगे यूरोपियन हिस्ट्री से।
ठीक है, प्लेटो कार्ल मार्क्स के टाइम से लेकर फिर हम बात कंटेम्प्रेरी रियलिटीज की करेंगे, यूनाइटेड नेशंस की करेंगे, और फिर इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या सिनेरियो है और कौन कौन से पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, एक्ट्स और ऑर्गन्स लाइक एनएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, एसएचआरसी वर्क करते हैं, उसके ऊपर पूरी कहानी हम जानेंगे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर interdependent and indivisible. It prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेजर फोकस इन रिपोर्ट पे ये होता है कौन कौन सी देश की सरकारें जो है वो अत्याचार कर रही हैं अपने नागरिकों के खिलाफ, या फिर जब इंसानी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, वो सरकारें कैसे असमर्थ हो गई अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च एंड एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स। मैंने बोला ना अभी आपको, ये दिखाने से पहले कि यूएन में 2 एफिलिएटेड ऑर्गन्स हैं एनजीओस की फॉर्म में, यूएन उनकी रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। बात क्लियर हो गई, इसकी रिपोर्ट पे क्यों रिलाई करा जाता है यूएन के द्वारा। इससे पता लगता है कि कौन कौन सी हुकूमतें जो हैं, जो सरकारें हैं, वो अत्याचारी हैं अपने नागरिकों को लेकर। जैसे चाइना के ऊपर अक्सर एक ब्लेम लगता रहता है, कौन से ग्रुप ऑफ मुसलमानों के ऊपर वो अत्याचार करता है चाइना, कभी नहीं सुनता उनके राइट्स का उल्लंघन करता है। विच मुस्लिम्स? हाँ बिल्कुल सही है, उइगुर मुस्लिम्स। सबको ये चीज पता है, मैंने दिखाई भी थी आपको फोटो। आई थिंक हम पूनम दलाल दहिया कर रहे थे या पता नहीं हिस्ट्री कुछ कर रहे थे तब, शायद से मैंने आपको बताया था। इस टर्म से फेमिलियर हो ना, पहली बार तो नहीं सुन रहा ना कोई टर्म ये। श्रेया याद आ रहा है उइगुर मुस्लिम्स क्या होते हैं? क्या थे अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, मैंने बताया था आपको। चाइनीज मुस्लिम्स, उसके बाद दूसरा ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है विच इज इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस। बेस इसका कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडिया's attention to human rights abuses. It helped in building international coalitions like campaign to ban landmines, campaign to stop the use of child soldiers, and campaign to establish the International Criminal Court. ICC जो है ना, वो इसी की वजह से बना था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लैंड माइनिंग से रिलेटेड हमारे कुछ एक्ट्स होते हैं हमारे देश में, बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं, उनको छोड़ो, हम नहीं जानते दूसरी कंट्रीज के बारे में, हम अपने देश की बात करते हैं। लैंड माइनिंग एक सेंसिटिव इशू होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे वर्कर्स दब के मर जाते हैं। अब वो कोल माइनिंग हो, कोई भी माइनिंग हो, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि नहीं होती हैं? या कोई भी कहीं पर भी गड्ढा खोदकर कुछ भी खुदाई करने लग जाएगा देश के अंदर, अलाउड है ऐसा? बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की मदद से ऐसा होता है। इंडिया आईपीकेएफ के तौर पर सोल्जर्स भेजता है, लेकिन क्या वो चाइल्ड सोल्जर्स भी भेजता है क्या? या फिर हमारी आर्मी का जब भी वॉर होता है चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूट होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोग शायद से चीज जानते होंगे, कभी आपने सुनी होगी, आप लोगों ने टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट जाना है? वो एक परमानेंट आर्मी नहीं होती। आपके और मेरे जैसे लोग ट्रेनिंग करने के बाद टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट बन सकते हैं। जैसे वो लोकल एरिया में ही होती है, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। कभी भी मान लो जैसे शनि, हम दोनों दिल्ली में एक जगह पर रह रहे हैं, मान लो आपने साउथ एक्स सुना होगा या साकेत सुना होगा, है ना? हम साकेत में रह रहे हैं और वहां से हमने टेरिटोरियल आर्मी की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो दिल्ली रीजन में अगर कल को कुछ होता है, डिजास्टर होता है या फिर कोई मिनट गॉड सो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, वो कर जाती है, तो हमें एक उसके लिए बुलाया जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल सोल्जर के तौर पर, कि हमने उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई थी। येस वी नो आवर ड्यूटीज वेल। हम हैं सिविलियन का पार्ट,
लेकिन टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम आर्मी का एक बहुत बड़ा जो मतलब आर्मी एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है उसका एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूट पार्ट है हम लोग, है ना. एंड वी आर रेडिली विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग जो कि नेशनल डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, राइट. और ये वो नहीं होता कि जिंदगी भर तक हम रहेंगे, इसके भी कुछ साल होते हैं अलग अलग रीजन्स में, है ना, कि इतने इतने साल के लिए आपकी ये वाली चीज रहती है. तो इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिजन्स लाइक कैंपेन टू बैन लैंडमाइंस टू यूज चाइल्ड सोल्जर्स. हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था, कभी भी जैसे ये टेरिटोरियल आर्मी के कंसेप्ट में कभी भी बच्चों को तैनात करा जाता है किसी भी आर्मी के अंदर, चाइल्ड सोल्जर्स को भेजा जाता है कहीं पर भी लड़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं. और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में तो आप जानते ही हो, आईसीसी, ठीक है, ये भी ह्यूमन राइट्स वॉच की मदद से स्टैब्लिश हुआ था. बेसिक चीज़ें आपको पता लग गई इस लक्ष्मीकांत के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले? ठीक है, अब अटैक करते हैं इस पर. स्टैब्लिशमेंट ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक एक्ट की मदद से आया था. तो यानी कि देखो, ऐसे वैसे तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के साथ ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. नीति आयोग कैसी बॉडी थी? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? नहीं. क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी? नहीं. तो बनी कैसे थी? सरकार नेहरू जी की जब थी, उन्होंने अपने टाइम पर एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास कर सरकारी एक काइंड ऑफ अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा था. और बाद में उसका जो रिजुविनेटेड फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ नीति आयोग दैट गॉट एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015, अगेन वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन की मदद से आता है. तो इट वॉज नीदर अ स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब एनएचआरसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, लेकिन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसको स्टैब्लिश करा गया था 1993 में. अब स्टैट्यूटरी है तो पक्का किसी न किसी स्टैट्यूट की मदद से स्टैब्लिश हुआ होगा, एक्ट की मदद से स्टैब्लिश हुआ होगा. तो इट वाज स्टैब्लिश अंडर अ लेजिस्लेशन, अंडर अ एक्ट, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट. क्या नाम था उसका? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. जो प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, द प्रेसिडेंट प्रोमulgated द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस. अब ऑर्डिनेंस क्यों आया होगा? पक्का पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से कोई एक हाउस जो है उस टाइम पर सेशन में नहीं होगा, है ना. तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑन सितंबर 28, 1993. Subsequently, the Protection of Human Rights Bill 1993, it was passed by both the houses of the parliament and it received the assent of the president on 8 January 1994. And this act came into force with retrospective effect from 28 September 1993. ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं. सबसे पहले यहां पर है बिल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल 1993 का. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए. जैसे ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज जो होता है, उसको अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाते हैं, आप जानते हो वो बिल से उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज होकर क्या हो जाती है, वो एक्ट बन जाता है. ठीक है, तो इसको 8 जनवरी 1994 को जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए तो एक्ट बन गया. लेकिन इसको ये माना गया कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से हम इसको एक प्रीवियस डेट पर जाकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वो डेट है ये वाली, जब ये ऑर्डिनेंस आया था. प्रेसिडेंट ने जिस टाइम पर इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रोमulgate करा था, सितंबर 28, 1993. अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप जानते हो ना, एक बैक डेट का सहारा लेकर हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये चीज उसी दिन से हुई थी, है ना. रेट्रोस्पेक्टिव आपको पता है ना, कोई भी चीज जो, जैसे मतलब मान लो अगर आज मुझे कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब आपको बोलना है कि यार ये चीज रेट्रोस्पेक्टिव है. हम लोग बैठे हुए हैं यहां पर 10 तारीख पर, 10 नवंबर पर. अब कोई भी चीज रेट्रोस्पेक्टिव में लिए कैसे होगी? वो 10 तारीख से आगे होगी या फिर इससे पीछे होगी? पीछे होगी. वो कहीं पर भी हो सकती है, 9, 8, 7, कहीं पर भी. जैसे आज मान लो हम गवर्नमेंट का पार्ट है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, और
हमारा कैबिनेट मिलकर एक ये चीज़ डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिस सरकारी दफ्तर में इस चीज़ का काम करने के लिए इतनी फीस, फाइन्स या पेनल्टी लगाई जाएगी। छोटी सी बात कर लेते हैं, कल से जो चालान होगा रेड लाइट जंप करने का वो 500 रुपीज होगा। अभी 350 रुपीज है मान लो, और वो 500 रुपीज होने जा रहा है। अब कल से होगा, यानी कि 10 बजे 10 जब बज रहे होंगे रात को 12 बजे तक, उसके बाद जब 11 तारीख लग जाएगी यानी कि 11 बजे तक वो चीज़ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। हम लेकिन उसमें ये लिख सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली हम इसको 10 तारीख से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये चीज आज से इंप्लीमेंट हो सकती है। समझ गए ना मेरा मतलब कहने का? ओके। बैक डेट से वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है हमारा बहुत सारी जगह पर बैक डेट से कोई भी लॉ जो है वो आ नहीं सकता, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका आ सकता है। दोनों चीजें थोड़ी सी सिंक नहीं करती, दोनों बातें सिंक नहीं करती आपस में, लेकिन फिर भी सरकार को जब ठीक लगता है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो चीजें ऐसे कर देता है। लेकिन यहां पर अगेन जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बन जाता है ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को चैलेंज करने के लिए कोर्ट जो है आपकी अपील को सुन सकता है कि ये सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों कर रही है, इसका क्या फायदा, क्या बैक डेट से जाने का फायदा क्या। जैसे कंट्रोवर्सी याद है शायद 9th शेड्यूल की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली, है ना? क्या रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको डाल देते हैं, मतलब एक्ट बन रहा है 2023 में, सरकारें कोशिश कर रही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था 9th शेड्यूल का, हम उस टाइम से डाल देते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, स्क्रैप थी ना वो झारखंड के बिल थे, 2 बिल थे झारखंड के 2 एक्ट थे वो, है ना? तो द कमीशन इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, दैट इज राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कमीशन है इसका नेचर क्या है? इट इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब हमारे देश में इंसानी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और जो इंसानी अधिकारी हैं, जो इंसानों के जो अधिकार हैं वो बढ़ते रहे, और किसी भी प्रकार की रुकावट ना है उनको वो एंजॉय करने में ह्यूमन राइट्स। इसके लिए देखने का इसका एक काम है, ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए श्रेय ये माइकी है, ठीक है? दैट इज राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और ये रखवाला इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज अभी आप देखोगे इसकी पावर काइंड ऑफ इसकी पावर एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गन की तरह होती है, काइंड ऑफ। वो इसलिए क्योंकि इसकी बातें, इसकी रिपोर्ट जो कोर्ट होता है, शायद से इक्का दुक्का कभी ऐसा केस हो कि 1 लाख में से एक शायद से केस या 2 ऐसे केस हो जहां पर कोर्ट मना कर दे कि हम इसकी बातों को संज्ञान में नहीं ले सकते, एनएचआरसी की बातों को। एनएचआरसी की जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो होती है, जब भी आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हो कि मुझे टॉर्चर करा गया, मुझे ऐसा करा गया, पुलिस ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारा पीटा, मुझे मतलब मोलेस्ट करा गया, हैरेस करा गया किसी के द्वारा, और पुलिस ने उसका साथ दिया, तो एनएचआरसी का रवैया ना बहुत स्ट्रिक्ट रवैया होता है। एनएचआरसी की रिपोर्ट से पूरा का पूरा प्रशासन हिल जाता है, सरकार हिल जाती है, और जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, एसीपी होते हैं, इन लोगों की तो कोई औकात ही नहीं होती एनएचआरसी के सामने, ठीक है? तो राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडेड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। अब ये कोवेनेंट मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। अभी एक बात बताओ मुझे जरा, ऐसा कोई एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा बताओ जो कि ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में हो, और हम जो है उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बताओ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसका ये? मतलब यूएन के साथ एफिलिएटेड है ये, ठीक है?
तो इंटरनेशनल कोविनेंट्स मींस द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये अलग अलग यहां पर ट्रीटीज के नाम आपको बता रखे हैं। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नंबर 1, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स विच वॉज एडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब जो यूएनजीए होती है ना। अच्छा, यूएनजीए ज्यादा पावरफुल होती है या फिर यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनजीए में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑल मेंबर्स। यहां कितने होते हैं? ये परमानेंट, ये नॉन परमानेंट। विद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ टेन्योर? 2। adopted by United Nations General Assembly of the United Nations on 16 December 1966, and such other covenant or convention adopted by the General Assembly of the UN as the central government may specify। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कहेगी कि हाँ यूएन ने ये सारे कन्वेंशंस, ट्रीटीज वगैरह साइन कर रखे हैं, हमें भी बुलाया था इसको साइन करवाने के लिए, हम इसको रेटिफिकेशन के तौर पर हम अपने देश में उसका मीनिंग इन्हेंस करेंगे, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने देश की सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड कर कर हम उन ट्रीटीज को एक्ट बनाएंगे हमारे देश में लाकर। जैसे अब ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, क्या हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड? बताओ। तो हमने इसका मतलब हमने इसकी रिस्पेक्ट करी, हमने इसकी रिस्पेक्ट करी। उसके बाद हमारे देश में क्या इकोनॉमिक, सोशल और लोगों के कल्चरल राइट से रिलेटेड कोई एक्ट्स हैं? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की हम लोग बात कर रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात कर रहे थे, हमने नहीं बना रखा क्या स्पेशल ऑफिसर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? बनाए, और उसको कैसा दर्जा दे रखा है, कैसी बॉडी है वो? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने रिस्पेक्ट करी, इसका मतलब इस राइट की। ठीक है, समझ गए? तो कोई भी चीजें हमारे देश में जैसे कभी कभार कैसे आती हैं, देखो आपने अभी तक लक्ष्मीकांत को पढ़ते हुए, पॉलिटी से फैमिलियर होते हुए क्या जाना था? सरकार रोज सुबह उठकर मूड के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाती है, सरकार चेक करती है। किसको चेक करती है, जल्दी बताओ? डीपीएसपी याद है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो सरकार की पॉलिसी फॉर्मुलेशन को गाइड करते हैं। मैंने बताया था ना कि उठकर पीएम और उनका मंत्रिमंडल डायरी देखते हैं, अच्छा इसके ऊपर पॉलिसी है कि नहीं है, वक्त और हालात के हिसाब से जो देश में जो चल रहे हैं उसको चेंज कर जाने की जरूरत है कि नहीं है। सरकार ने अपनी यही एक्सप्लेनेशन दी थी ना प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करने से रिलेटेड, कि अब वो रिडेंडेंट हो चुकी है, इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती है वो, है ना। दूसरा गाइडिंग डॉक्यूमेंट आज आपको क्या देखने को मिल रहा है? यूएन के अंदर या फिर किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जब भारत कोई ट्रीटी साइन कर आता है और उसके रूप को भारत के अनुसार एडॉप्ट कर आता है, अगर नहीं करना होगा तो वो भारी साइन कर नहीं आएगा, लेकिन जब वो साइन करने के बाद उसी की परछाई को भारत की कंडीशंस के अनुसार एक एक्ट बनाकर, एक लॉ बनाकर इंप्लीमेंट करे, तब आप उसको क्या कहोगे? भारत के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जी ने सिर्फ उस ट्रीटी को साइन नहीं करा, बल्कि क्या कर आए हैं वो? उन्होंने प्रॉमिस करा है दे विल रेटिफाई ऑल्सो। तो दो गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स, आप बाकी सारे छोड़ो, क्या आपको पता लगे? यूएन के डॉक्यूमेंट्स प्लस हमारे देश में डीपीएसपी, दीज टू आर द प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट जो कि हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग को गाइड करते हैं। आज पता लग गई दोनों बातें? या फिर सच अदर कोविनेंट और कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। आगे चलकर और भी कन्वेंशन हो सकती हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या 1960s 1950s 1940s के डिकेड में इतना इंपॉर्टेंट था? जब हमारा देश आजाद हुआ, नेहरू जी नैम की बातें कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन की बातें कर रहे थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बातें कर रहे थे, या फिर वो पर्यावरण की बातें कर रहे थे? बताओ। जब भी वो यूएन वगैरह में जा रहे थे या फिर नैम नेशंस के साथ वो मिल रहे थे, एनवायरमेंट का एक भी एंगल डिस्कस हो रहा था किसी भी पॉलिटिकल किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? पॉलिटिकल डिस्कशंस का पार्ट था, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस का पार्ट था क्या एनवायरमेंट का मुद्दा? ये इशू प्रोमिनेंट बनाना 1970s 1980s में, और इंडिया ने इसके ऊपर पोस्ट 1990s में ध्यान दिया। और आज इंडिया जब ये साइन कर कर आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को, तो उसको उसकी रेटिफिकेशन की फॉर्म में इंडिया कुछ ना कुछ देश में भी एक्ट्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर एम्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज कराना UNFCCC के, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। या फिर बात करें अगर हम लोग जापान के अंदर साइन होने वाला डॉक्यूमेंट, सिर्फ जापान का नहीं है वो, जापान के अंदर साइन होने वाला डॉक्यूमेंट क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, किगाली एग्रीमेंट, नगोया प्रोटोकॉल, या फिर श्रेया हर साल होने वाली अलग अलग टॉपिक्स के साथ, एनवायरमेंटल टॉपिक्स के साथ होने वाली कॉन्फ्रेंसेस, कॉप्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 तक हो चुकी है, 27 तक। ये सब क्या है? इंडिया ने कभी ध्यान दिया? पुराने कभी सुना है जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ते हैं कि पुराने प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर ध्यान दिया हो? कभी नहीं ना। लेकिन सारे के सारे नेशन विलिंगली अगर इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? रेटिफिकेशन देखते हैं जरा इसकी। रेटिफिकेशन ऐसे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आइडिया किसका था? इंडिया एंड फ्रांस का, राइट? सारी कंट्रीज को मिलाया। अब अगर इनिशिएटिंग लीडर ही हम हैं तो हमें तो दुनिया को करके दिखाना पड़ेगा ना श्रेया कि यार हम सबसे पहले आगे कदम बढ़ाकर चलेंगे। उसका सिंपल सा एक मकसद था, जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक्स में लाई करती हैं वो इसका मेंबर बनो, और अपने जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको दरकिनार करो, सूरज की किरण से एनर्जी प्राप्त करो, सोलर एनर्जी के ऊपर ज्यादा रिलाई करो, है ना? बिजली का खर्चा बचेगा और उतने पैसे को तुम अपनी जीडीपी में लगा सकते हो डेवलपमेंट करने के लिए। यही मकसद था उसका, सिंपल सा। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है आईएसए का कि नहीं है? हुआ रेटिफिकेशन? तो such other covenant or convention adopted by General Assembly of the UN as the central government will specify. Indian government acceded to these two international covenants on 10th April 1979. 10th April 1979 जब ये करा गया, क्या डेट दिख रही है आपको यहां पर? 10th अप्रैल 1979 साइन कर दिया। ये कब आ रहा है? 1993। कुछ साल बाद ही सही, टाइम लगा, लेकिन एक बॉडी तो बनाई ना उसने, इन कोविनेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। अब इन सब में जो मुद्दा है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, अल्टीमेटली ये फ्लो तो एक ही कंसेप्ट से होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स। कल्चरल राइट्स के हम जानवरों की बात करते हैं, बताओ कैसे ना कैसे करके इंसानों के अधिकार ही तो प्रभावित हो रहे हैं इन सब चीजों से, अगर कल्चरल राइट्स उसको नहीं भी मिल रहे तो, राइट? और ये जो चीजें हैं हमारे देश में हमने ऐसे बनाई हुई हैं कि ये लाइटली ना लिया जाए कि ठीक है यार हमें यूएन को दिखाना था ऐसा ऐसा करके कि हमने अपने देश में भी कुछ कर रखा है। लाइट से एक बॉडी बना देते हैं और उसके बाद इसको एक मतलब साइड में दरकिनार कर देंगे, इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कर रखा है हमने। ये जो कमीशन है हमने इसको बना रखा है वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री।
ये उन सभी अधिकारों को देखती है कि किसका उल्लंघन हो रहा है, विच आर रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड ट्रीटीज। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। यूएन कह रहा हूं, एनएचआरसी ने अगर कोई जांच पड़ताल अगर कर रखी है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी रीजन में, फिर चाहे वो एक इंसान हो या कोई कम्युनिटी हो या किसी रीजन के लोग हो या कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो, कोर्ट उसके ऊपर फिर अपनी जजमेंट, अपनी टिप्पणी दे सकता है। और फिर कोर्ट की बातें तो फिर आप जानते ही हो, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो फिर काइंड ऑफ अगर कोर्ट निर्देश देगा सरकारों को, तो सरकारों को, चाहे वो फिर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हो या फिर कोई लोकल लेवल का प्रशासन हो, उसको उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ेगा। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन आर, ठीक है, ये टीके थॉमन एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये बुक है, वहां से लिखा गया है, छोड़ो उसको, आपके किसी काम का नहीं, डायरेक्ट आप यहां पर आओ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्यों स्थापित करा गया था। एक तो हमारे देश में जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का मतलब ये है वो जो बॉडीज हैं जो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो काम करती हैं, उसको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर, नॉट हेल्पिंग हैंड, उनका बाप बनकर, हेल्पिंग हैंड को बोलना, उनका बाप बनकर उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा एनएचआरसी, थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस इन देयर एंटायरिटी इन अ मोर फोकस्ड मैनर। ठीक है, इसलिए मैंने बोला हेल्पिंग हैंड नहीं, उनके इश्यूज को एड्रेस करा जाएगा इन देयर एंटायरिटी इन अ मोर फोकस्ड मैनर। उसके बाद इस चीज को देखना, टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसेस? जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के तौर पर इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये वर्ड यूज करा जाता था इमरजेंसी के टाइम पर, एक्सेसेस। क्या होता है ये एक्सेसेस? जब कोई भी चीज अत्याचार की फॉर्म में होती है या फिर लॉ को ओवरस्टेप करती हुई होती है, उसको एक्सेसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक आरोप लगता था दैट पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर ये एक्सेसेस कमिट करती हैं, कभी भी उनको अरेस्ट करवा देना, ये एक्ट लगवा देना, वो एक्ट लगवा देना। ठीक है, दूसरी चीज याद है, मैं वर्ड यूज करता हूं, शी यूज द टूल ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था वो उनका गुलाम था, है ना। सारे के सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स उन्हीं की बात मान रहे हैं, वो हां कहते तो वो हां है, वो ना कहते तो वो वाली बात ना है। तो दो वर्ड हमेशा ना वैसे साथ में यूज होते हैं, एक्सेसेस एंड ब्रूटैलिटी। ठीक है, टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस and brutality independently of the government in a manner that would underline the government's commitment to protect human rights। सरकार के वादों को, सरकार के बनाए हुए कानूनों से अलग होकर, उनसे परे होकर उन एलिगेशंस को देखना कि सरकार के इन स्टेप्स की वजह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो गया। अब आप कहोगे ये वाली चीज कैसे हो सकती है? सरकारी कोई प्रोजेक्ट है विद रिगार्ड टू लेइंग डाउन ऑफ अ हाईवे, आ रेलवे लाइन, तो इसमें श्रेया ट्राइबल्स लोग डिस्प्लेस होंगे, हो सकता है फिर वही इशू रिहैबिलिटेशन का इशू आए, तो हुआ ना, सरकारी कदम की वजह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ ना। तो इसको इंडिपेंडेंट तरीके से देखना, ये नहीं कि आप भी जो है वो सरकार के पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओ, नहीं यार देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है। अरे भाई, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, तुम आके सो जाओगे 1 महीने के लिए सड़क पर कड़कड़ाती ठंड में? वो भी तो लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, उनका कल्चर चला गया, उनका लैंड चला गया, उनके पास कोई छत नहीं रही, और रिहैबिलिटेशन की कोई दूर दूर तक बात भी नहीं कर रहा है। ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती है बॉडी सरकार को लेकर। सरकार तो हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव देगी। सरकार कभी भी बोलेगी हमारी देश की कि नहीं नहीं, हमने जानबूझ के करा, हमने गलत करा, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए ना आए लेकिन हमने डिस्प्लेस कर दिया है। सरकार कभी भी खुद डिस्प्लेस करने के बावजूद भी ये एक्सेप्ट करेगी कि हमने डिस्प्लेस करा है? सरकार कभी भी ये बोलेगी कि इस डिस्प्लेसमेंट का एक भी नेगेटिव रिपरकशन है?
सरकार हमेशा डिफेंड करेगी ना अपने आप को, उसकी आर्ग्यूमेंट हमेशा ऐसी होंगी ना कि ये लगे कि हम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो उससे 50 करोड़ का फायदा करने के लिए हमें कर रहे हैं। ये उस तराजू को बैलेंस करने की कोशिश करता है। नो, एक बंदे को भी अगर तकलीफ है आपके इनिशिएटिव से, आपके एफर्ट से, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं ना, आपके लिए कोई कुछ अच्छा करना चाहता है, वो अच्छा करना आपको पसंद नहीं आ रहा तो वो अच्छा नहीं है। फिर वो जिसकी वजह से सामने वाला आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपको लेकिन घुटन महसूस हो रही है, आपके अंदर से चिड़चिड़ाहट छूट रही है, वो चीज अच्छी चीज नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते इकोनॉमिक प्लानिंग को इनिशिएट करते हुए, मैं सरकार के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, कि 5 लोगों का ही तो बुरा हो रहा है लेकिन 50 करोड़ का तो फायदा हो रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। नहीं, एनएचआरसी लंका लगा देती है सरकार की। मतलब कैसे? देखो, अब जब प्रोजेक्ट ले डाउन हो ही गया है तो अब सर एनएचआरसी देखो कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये तोड़ो, इसको हटाओ, क्योंकि इसके पास तो बात बाद में पहुंची है ना। कभी कभार ऐसा होता है कई जगह के लोग जो है वो रिवोल्ट और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और फिर उस एरिया में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं करा जाता है। जैसे बहुत बार आपने सुना है, मैंने आपको बताया भी है, रशिया जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने की बात कर रहा था इंडिया में शुरुआती दौर पर, या फिर कहीं पर भी कोई रेलवे लाइन कोई प्रोजेक्ट जब बेचता है, तो ट्राइबल लोग और एक्टिविस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, पहले से ही जाके वो कोर्ट में अपील कर देते हैं। तो कोर्ट क्या करता है, पहले तो हॉल्ट कर देता है कि सरकार काम नहीं कर सकती है जब तक मेरा डिसीजन नहीं आता। और जब जब कोर्ट का डिसीजन आता है, ज्यादातर 95% केसेस के अंदर वो प्रो पीपल होता है। बस एक बार की बात है, इनिशिएटिव तो उनका बहुत अच्छा था, सबको उम्मीद थी कि मेधा पाटकर अपने एक्टिविस्ट के साथ जीत जाएंगी उस केस में, उस आर्ग्यूमेंट में, कि नर्मदा डैम की जो हाइट है वो रेज ना करी जाए। लेकिन हुआ नहीं उनके पेपर में ये वाली चीज, आप लोग जानते हो ना, हाइट रेस हो गई थी 111 मीटर टोटल। लेकिन जनरली कोर्ट का जो आर्गुमेंट ये रहता है वो एक्टिविस्ट के उसमें ही रहता है, एक्टिविस्ट के कंटेक्स्ट में ही रहता है, ठीक है। तो टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंट टू द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो उसके बाद ये आई थिंक ये एक्सेसेस वाली बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट कैसे, तो इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। उसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स that have already been made in this direction. To complement and strengthen the efforts that have already been made in this direction, कि मतलब अगर ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई स्टेप लिया गया है तो उससे पीछे नहीं हटे। मतलब ऐसा ना करे कि इसके स्टेप इतने स्लो जाए तब तक सरकार जो है, या कोई भी, मतलब बात सिर्फ सरकार की नहीं होती, ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन से सरकार की तरफ से थोड़ी ना होते हैं। सरकार तो 1% या 5% ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर सकती है, इंटेंशन से नहीं करती कभी सरकार। हम अपने देश की गारंटी ले सकते हैं क्योंकि भाई यार हमारे देश का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप बहुत अच्छा है और प्रेस यहाँ पर 4th पिलर है डेमोक्रेसी की। तो सरकार जानबूझ के अत्याचारी नहीं हो सकती है, ठीक है। आप किसी भी सरकार के ऊपर ये ब्लेम नहीं डाल सकते कि उनकी पॉलिसीज मुसलमानों के अगेंस्ट है, सरदारों के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार अपने कदम से, अपने इनिशिएटिव से कदम वापस ना खींचती। जैसे कई लोगों ने बोला जब ये किसान बिल्स आए थे, ये फार्मर जो बिल्स आए थे, फार्मर प्रोटेक्शन बिल्स 3, तो कि सरकार की जो अप्रोच है वो सरदारों के अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन आई थिंक गुरु नानक जयंती थी या पता नहीं कोई एक ओकेशन था, किसी के सरदारों के किसी गुरु जी का बर्थडे था, उस टाइम पर मोदी जी ने वापस खींच लिया था उस डिसीजन को। वही वाली बात है कि उन्होंने बोला कि जब मैं एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ एक काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों को वो इनिशिएटिव पसंद नहीं आ रहा तो मैं वो अच्छा ही थोपूंगा नहीं अपनी किसी के ऊपर, हमारी सरकार थोपेगी नहीं। तो हमारे देश में तो ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती तो सरकार स्टेप बैक कर लेती है। हाँ, सरकार अगर फिर भी अत्याचारी बनकर जबरदस्ती उसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है तो लोगों के पास एक रास्ता होता है फिर कोर्ट जाने का। जैसे कि अभी मैं आपको वो वेस्ट बंगाल वाली केस स्टडी बता रहा था, टाटास नहीं, वो मैं बता रहा था ना, वो प्लांट लगाया था वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ, तो उसने वो 800 करोड़ का वो समथिंग लाइक केस जीत लिया है, वो है ना, कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे ही वोडाफोन का भी एक केस था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको हजारों करोड़ रुपए देने पड़े थे वोडाफोन को। तो यानी कि हमारे देश में जो कोड ऑफ लॉ जो सिस्टम है वो काफी बढ़िया है। हाँ, तो मैं आपको ये वाला पॉइंट इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये बताना चाह रहा था, थर्ड पॉइंट, कि जब एक इनिशिएटिव, एक एफर्ट को लिया जा चुका है ह्यूमन राइट्स की डायरेक्शन में, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की, प्रमोशन की डायरेक्शन में, ठीक है, जब ऑलरेडी ये चीज करी जा चुकी है, तो उसके बाद बात ये है, ये बॉडी पीछे नहीं हटती है, ये बॉडी पीछे नहीं हटती है। और बात हमेशा सिर्फ सरकार के द्वारा
ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की नहीं होती है। कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर ये काम करे तो यहां पर इसके इनिशिएटिव ऐसे होते हैं कि इंसान को, जो कि एक्यूज है, जो कि विक्टिम है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए। और कभी कभार वैसे तो इसकी हर चीज अगेन एक एडवाइजरी रिकमेंडेड तौर पर ही होती है, लेकिन अगर इसने रिकमेंड करा कि इतनी इतनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, सिविलियन कोर्ट की पावर इसके पास होती है काइंड ऑफ, तो वो कंपनसेशन फिर कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है और फिर वो ऊपर नीचे करके मतलब हल्की मतलब जो भी है, जो भी पार्टी का क्लेम होता है वो ये कंपनसेशन, वो राइट्स, वो जो उल्लंघन हुआ है उसका डैमेज का मतलब डैमेज का एक तरीके से जो हर्जाना होता है, वो ये बॉडी दिलवाने की कोशिश करती है पूरी पूरी अपनी अपनी तरीके से। और इसकी फिर जो आर्गुमेंट्स होती हैं, जो वर्डेट होती हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ भी यूज करता है अपनी जजमेंट में डिलीवर करने के लिए कि जो ये केस है, ऐसे रेप्लिका वाले केसेस अगर फ्यूचर में बनेंगे तो और लोगों के साथ ऐसा ना हो। यानी कि पावरफुल बॉडी तो है ये काफी ज्यादा, राइट। फिर हम बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, जो कि हम पढ़ रहे थे अभी एनएचआरसी में, इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली एनएचआरसी एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एट द स्टेट लेवल। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एसएचआरसी के पास नहीं जाना, यार देखो, अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मतलब क्या है कि आपके जो ह्यूमन राइट्स है वो नेशनल लेवल पर हर्ट हुए हैं, ये कोई बात होती है? ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसका कोई मतलब है? नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर ह्यूमन राइट्स हर्ट होना, उल्लंघन होना उनका, ऐसा कुछ होता है? नेशनल लेवल पे मतलब क्या? दिल्ली में आके मानव अधिकार क्या जो है उनका उल्लंघन हुआ है, या केंद्र की सरकार ने कुछ कर रखा है? एक इंसान नहीं कर सकता आपके खिलाफ कुछ। आप चाहो तो किसी के पास भी जा सकते हो, पहले मैं बताना ही चाह रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, पहले किसके पास जा सकते हो आप? चलो कंटेक्स्ट देना भूल गया, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में किसी के पास भी जा सकते हो पहले। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, हाँ क्या कह रहे हो? चाइनी क्या कह रहे हो? हाँ दोनों जा सकते हैं ना, मतलब कहीं पर भी जा सकते हो। बस हमसे सुप्रीम कोर्ट एक रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? आप आ जाओ हमारे पास, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हो सके तो पहले कहां चले जाना? हाईकोर्ट चले जाना। हमारा काम थोड़ा सा बिजी है बस इस वजह से, ठीक है। और अब तो श्रेया पता ना कितना बिजी काम है, 3 करोड़ केस पेंडिंग हो गए। हाँ 4 करोड़ के समथिंग केस पेंडिंग हो गए हैं, लगभग वो 5 का आंकड़ा टच करने वाला है। हम सोच रहे हैं केसेस का निपटारा चल रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, it provides for the creation of not only NHRC but also state human rights commission at the state level. The headquarters of state human rights commission shall be at such place as the state government may by notification specify. ठीक है, जो हेडक्वार्टर होगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, कहीं पर भी हो सकता है मतलब वो। Accordingly, 26 states have constituted State Human Rights Commission through official gazette notification in their state charter. 2019 में ये कहां पर है, ये आपको याद नहीं करना है, इतनी बड़ी लिस्ट, ठीक है। जब तक आप स्टेट पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको याद नहीं करना है, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से नहीं याद करना है आपको। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इट हैज कंबाइंड कमीशन फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जीएनके, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड और हरियाणा, त्रिपुरा और मेघालय। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है
इट कैन इंक्वायर इनटू द वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, याद रखना कंडीशन क्या है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और कंकरेंट लिस्ट में तो दोनों ही मिलकर बनाते हैं, है ना, कोई भी रूल डिसीजन पॉलिसी वगैरह, कंकरेंट लिस्ट ऑफ द, ये लिस्ट सिस्टम कहां पर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th शेड्यूल। एक बात ध्यान से सुनना, इफ एनी सच केसेस ऑलरेडी बीन इंक्वायर्ड इनटू बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर एनएचआरसी किसी चीज में ऑलरेडी इंक्वायरी कंडक्ट कर चुका है या एनएचआरसी के अलावा कोई भी स्टेट्यूटरी कमीशन अगर इंक्वायरी कर चुकी है, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट सेम केस अगेन। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि एनएचआरसी ने कर दिया वो बॉडी इससे बड़ी है, बड़ी छोटे की कोई बात ही नहीं है, बड़े छोटे की कोई बात ही नहीं है। बात यहां पर किसकी हो रही है, ऑलरेडी जब किसी चीज के ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो उसमें इंटरफेरेंस ये नहीं दिखाएगा, उसमें ये बॉडी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगी। ये वाली बात क्लियर? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, केंद्र की सरकार, ध्यान से सुनना, केंद्र की सरकार एसएचआरसी को, जो कि स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है, उसको दे सकता है ये अधिकार, कुछ फंक्शंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट मे कन्फर अपॉन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द फंक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज बाय यूटीज। अब यूटी की देखभाल करना किसका काम होता है, केंद्र की सरकार का। केंद्र की सरकार अगर बिती चल रही है या वो नहीं देख पा रही इसको, तो वो किसको दे देगी वाले राइट, एसएचआरसी को, एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली का अगर कोई केस है, दिल्ली एक यूटी है ना, दिल्ली स्टेट नहीं, आई थिंक आपको सबको पता है, 3 यूटीज हमारे देश में जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर भी है, दिल्ली, जेएनके एंड पुडुचेरी, क्लियर, ठीक है। दिल्ली के अलावा, मतलब दिल्ली को छोड़कर बाकी सारे जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहां पर अगर कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई फंक्शंस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जा सकती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, किसके द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा। द फंक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द फंक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दे आर टू बी डेल्ट बाय एनएचआरसी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फिर अगर देखो संभालना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का मुद्दा तो नहीं संभालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको क्या पता क्या करना है, कोर्ट ऑफ लॉ थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है वो तो। लेकिन यहां पर अगर ये जो केसेस हैं, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, अगर वो बाकी यूटीज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस किसी भी एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को दे देगी। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, दिल्ली के केसेस ह्यूमन राइट्स के साथ रिलेटेड, दे विल बी डेल्ट ओनली बाय एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक्सेप्शन समझ में आए? टेबल्स में ये क्या लिखना है श्रेय, समझ में आया शैनी? टेबल्स वाली बात याद है ना, जो हमें बनानी है टेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई चीजें होती है ना, एक्सेप्शन या बट, उसको करके ना आप रेड पेन से लिख लेना सारे लोग, ताकि आपको वो पता रहे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।